अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आज कुछ डिस्कस करेंगे। इसका पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर हमें ये बेसिक कंसेप्ट्स पता नहीं होंगे तो हम ये जो पूरा चैप्टर है या आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनमें अगर ये रिपीट होंगे बेसिक कंसेप्ट्स तो हमें कुछ समझ नहीं आएगी। तो अगर हम इन बेसिक कंसेप्ट्स को पहले समझ लेते हैं तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। अब इनमें सबसे पहले अल्केन। अल्केन जो है ये क्या होता है, इसको ये हर चैप्टर्स में या इसके अलावा केमिस्ट्री में भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी। तो अल्केन जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड का लफ्ज़ी मतलब होता है भरा होना। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उनके बॉन्ड फिल होते हैं, उनमें किसी और की गुंजाइश नहीं होती, कोई दूसरा एटम उसके साथ आके अटैच नहीं हो सकता। इस चीज़ को कहते हैं सैचुरेटेड। और दूसरी इसकी पहले इसकी शर्त ये है कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होने चाहिए। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मीन कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड सिर्फ होना चाहिए, इसके अलावा और दूसरा कोई एलिमेंट ना हो। दूसरी इसकी शर्त यह है कि इनमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन और कार्बन के दरमियान। अगर सिंगल बॉन्ड नहीं होता तो वो अल्केन नहीं होंगे। और दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है। अगर इसकी भी हमें समझ नहीं आएगी तो हम अगले चैप्टर में या इस चैप्टर में जितने भी ऐसे रिपीट होंगे वर्ड्स तो हमें इसकी समझ नहीं आएगी। अल्काइल ग्रुप जो होता है ये भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी जुड़े होते हैं। इसकी भी शर्त वही है कि इसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो हो सैचुरेटेड होनी चाहिए। और क्या है, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन और कार्बन के दरमियान। इसके अलावा जो तीसरी इसकी शर्त है वो थोड़ी इससे डिफरेंट है अल्केन से। वो क्या है कि अल्केन का जो आखिरी कार्बन की वो है आखिरी कार्बन वो है एटम है उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा वो रिमूव हो जाए। कैसे, फर्ज करें ये कार्बन की लंबी चेन है, ये है कार्बन की चेन, इसके साथ क्या जुड़े होने चाहिए, हाइड्रोजन। ये पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि जो कार्बन होती है वो कितने बॉन्ड बनाती है, 4, 1 2 3 4। इसी तरह ये सारे जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बना रही हैं। इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, ये सब के साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। अब ये तो बन गई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों हमने कहा है, क्योंकि ये हर बॉन्ड इसके साथ जो कार्बन के हैं वो फिल हैं, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी और ग्रुप की गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ, और कोई इसमें नहीं है। और तीसरी बात ये है कि इसमें जो कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब जो चौथा इसका फ़र्क क्या है, ये है कि अल्काइल ग्रुप में जो आखिरी कार्बन है, आखिरी कार्बन जे वाली है, इसका जो आखिरी कार्बन एटम है वो क्या है, उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा। जब वो रिमूव हो जाएगा तो उसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट आके अटैच हो सकता है। इस चीज़ को कहते हैं अल्काइल ग्रुप। अब इसके बाद है फंक्शनल ग्रुप। के फंक्शनल ग्रुप का भी आपको पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप की अगर आपको समझ होगी तो आपको आसानी से समझ आएगी कि हमने आगे करना क्या है। यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जैसा कि कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये जो C+O ये क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप है। इसके साथ क्या है, हम 2 और बॉन्ड बना लेते हैं क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। 2 ये हो गया, तीसरा ये है और चौथा ये। तो 4 बॉन्ड इसने पूरे कर लिए। अब ये है कार्बोनाइल ग्रुप। और इसके बाद अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल जहाँ भी आएगा वहाँ पे OH ग्रुप लाजमी होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको हम कैसे लिखेंगे, ROH। क्या लिखेंगे, ROH। अब OH आ गया तो ये अल्कोहल है। इसी के अलावा जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का भी आपको याद होना चाहिए। एल्डिहाइड जहाँ कहीं भी आएगा तो पहले हम कार्बोनाइल ग्रुप लिखेंगे, C+O, उसके एक साइड पे H आएगा और दूसरी साइड पे R। ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। और अगर हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन कैसे आएगा, C+O। अब जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके एक साइड पे R है और दूसरी साइड पे भी R, तो इस चीज़ को कहते हैं कीटोन। अब अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप, उसके एक साइड पे क्या आएगा,
आर आएगा और दूसरी साइड पे ओ एच आएगा। इसके अलावा जो ईस्टर लिंकेज है, ईस्टर लिंकेज में क्या होता है का एक जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके एक साइड पे आता है आर और दूसरी साइड पे आता है ओ आर, मतलब कि पहले ऑक्सीजन आएगा उसके बाद क्या आएगा आर। तो ये है ईस्टर लिंकेज। फिर ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं इनका आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल ग्रुप को हम कैसे जाहिर करते हैं, अल्कोहल को किस तरीके से, एल्डिहाइड का क्या होता है, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है और ईस्टर लिंकेज क्या है। अगर हम इनकी और फार्मूला लिखें इनको कम्पैक्ट सूरत में, कम्पैक्ट फॉर्म में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। अल्कोहल को हम लिख सकते हैं आर ओ एच। अब आर जो है इसमें नंबर ऑफ क्या होते हैं, कार्बन एटम की एक लंबी चेन होती है, नंबर ऑफ कार्बन। और अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर सी एच ओ। ये है एल्डिहाइड का, ये है कीटोन का आर सी ओ आर। अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखेंगे, आर सी डबल ओ एच, आर सी डबल ओ एच। और अगर हम बात करें ईस्टर लिंकेज की तो इसको कैसे लिखेंगे, आर ओ सी ओ आर। अब ये जो हैं दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पे भी सी डबल ओ है, यहाँ पे भी सी डबल ओ है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ पे ओ सी ओ होगा वो होगा ईस्टर और यहाँ जहाँ पे होगा सी डबल ओ वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये आपने अच्छी तरह जहन में रखने हैं, इसी की बेस पे ही आगे सारे आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फिर चलते हैं उसकी तरफ, जो आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी तरफ चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट्स। तो ये जो है इसकी केमिकल डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो हैं ये बहुत बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। और ये क्या करते हैं, जब टूटते हैं पानी की मौजूदगी में तो ये यील्ड मतलब पैदावार होती है इनकी, ये बनाते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के छोटे छोटे यूनिट। सब यूनिट्स का क्या मतलब है, उसके छोटे छोटे यूनिट बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर हम बात करें हाइड्रोलाइसिस की कि हाइड्रोलाइसिस क्या है, तो हाइड्रोलाइसिस जो है ये होती है ब्रेकडाउन ऑफ, इसकी ये तारीफ है अगर आप लिखना चाहें, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल बाय यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की मौजूदगी में या उसको इस्तेमाल करके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन, उनका तोड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्डिहाइड क्या है और कीटोन क्या है। एल्डिहाइड को हमने कैसे लिखा था, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो आर की जगह हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। फर्ज करें आर की जगह हम लिख देते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 और उसके बाद हम लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बॉन्ड पूरे करेंगे। सी के कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, ये 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये सारे क्या करती है, अपने बॉन्ड पूरे करती है, टेट्रावैलेंसी क्योंकि शो करती है। अब ये क्या है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। और दूसरा है कीटोन। कीटोन की अगर हम बात करें तो कीटोन में क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी आर आएगा, यहाँ पे एच है, ये एल्डिहाइड है, अगर यहाँ पे दूसरा भी आर आ जाए तो वो क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, फर्ज करें यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 लिख देते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, और इसकी जगह एच नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, कार्बन। कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बनाती है, तो ये क्या करेगी, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये सारे इसने 4 बॉन्ड पूरे कर लिए हैं। आप देखें इधर भी क्या है, आर है, यहाँ पे भी आर है, ये क्या है, कीटो ग्रुप। कौन सा है, कीटोन ग्रुप है। तो फिर हमने बात की है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का क्या मतलब है, मैनी, और हाइड्रोक्सी का क्या मतलब है, ओ एच ग्रुप।
तो फिर हम क्या करेंगे, इन जो ये वाले H हैं इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये वाले H भी रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि हमने अल्काइल ग्रुप में बात की थी कि जो वो होती है कार्बन की चेन होती है, वो क्या करती है, उसके जो आखिरी कार्बन एटम होता है वो जब वो करता है रिमूव हो जाता है तो उसकी जगह कोई और एलिमेंट आके अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये सारे रिमूव हो जाएंगे, यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे ये वाले तो रिमूव हो गए, H रिमूव हो गए, अगर हम यहाँ पे OH लगा देते हैं, यहाँ पे OH लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, OH लगा देंगे। अब क्या होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, कितने हैं, एक से ज्यादा हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। ये एल्डिहाइड है और यहाँ पे भी एक से ज्यादा है तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। यहाँ पे भी OH 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर ये जो चेन है ये एक से ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये जो चेन बनती है ये बनती है, इसमें मैनी वो कार्बन एटम्स आके अटैच होते हैं, तो ये जो कार्बन चेन है ये बढ़ती चली जाएगी और इस तरीके से हमें बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। अब इसमें आप गौर करें, ये जो कार्बन है, कार्बन कितने बांड बना रही है, कार्बन बांड बनाती है 4, और जो हर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बांड है वो भी सिंगल सिंगल बांड है। और दूसरी बात हमने क्या की थी कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। और तीसरी बात हमने ये कही थी कि ये सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब ये भरे हुए थे, इनके बांड की गुंजाइश नहीं होती। हाँ, एक और बात है कि अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन अपनी मर्जी से चला जाए तो फिर कोई और ग्रुप आके अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, H जो हाइड्रोजन था वो चला गया, उसकी जगह क्या आया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया, तब भी जाके इसने क्या किया है, इसका जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ, ये पॉलीहाइड्रोक्सी बन गया, लेकिन पहले इसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन ही अटैच थे। फिर क्या होता है, इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है। ये जो है हाइड्रोलाइसिस पानी की मौजूदगी में क्या करते हैं, टूटते हैं और अपने जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के सब यूनिट्स छोटे छोटे यूनिट बना देते हैं। इस चीज को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि रीजन टू नेम, इसका जो नेम है ये ऐसा क्यों दिया गया, इसकी वजह क्या है। आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेटेड कार्बन, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है और ये कंपोज्ड होता है, बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसकी रेशो जो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सेम इन वाटर, जैसा कि पानी में होती है वैसे ही इनमें कार्बोहाइड्रेट्स में भी इसकी रेशो सेम होती है। कितनी होती है, 2:1। अब कैसे होती है, पानी में भी, पानी में तो ठीक है H2O जैसे इसका फार्मूला है H2O। अब हाइड्रोजन में 2 हैं, ये 2 आ गया। ऑक्सीजन में कितने हैं, 1, तो ये 1 आ गया। लेकिन बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें कैसे हो सकता है 2:1 की, क्योंकि वो तो लंबी चेन होती है, उनमें कैसे हो सकता है वो आपको मैं बताती हूँ। फर्ज करें हमारे पास है ग्लूकोज, क्या चीज़ है हमारे पास, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब ये है ग्लूकोज का फार्मूला। हमने ये पता करना है कि इसमें जो जैसा कि पानी में इसकी रेशो होती है वैसे होती है या नहीं होती। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें C6H2O6, तो क्या ये सेम, क्योंकि इधर देखें यहाँ पे भी पानी आ गया है, H2O है। अगर हम इसको खोल के लिखें, किस तरह लिखेंगे, C6H12O6 ये बन जाता है, तो इसमें रेशो वही सेम आ गई। ये है ग्लूकोज। अगर हम बात करें सक्रोज की, किसकी बात करें, सक्रोज की, उसका फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें C12H2O क्या लिखें इधर 11, तो ये अगर हम इसको खोल के लिखेंगे C12H22O11, तो यहाँ भी देखें H2O आ गया है। तो H2O इसका क्या मतलब है, यहाँ पे भी 2:1 रेशो है, यहाँ पे भी 2:1 रेशो है, तो इसका मतलब है ये सेम ही है जैसा कि वाटर में थी।
उसके बाद है इसका जनरल फार्मूला कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। सी एक्स का क्या मतलब है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे। H2O वाई का क्या मतलब है, इसमें उसके H2O के जो मॉलिक्यूल हैं वो भी बढ़ते जाएंगे जैसा कि इसमें है। इसमें देखें C6 है, इसमें C12 है और इसमें क्या है H2O6 है, इधर H2O11 है, तो इसमें वेरीज होते रहते हैं। इसी वजह से हम इसे क्या लिखेंगे, इसका जनरल फार्मूला CXH2OY लिखेंगे। इसमें हम नंबर नहीं बता सकते, ये चेंज होते रहते हैं। अब जो X है ये नंबर ऑफ कार्बन है, इसकी जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 to many thousand, 3 से ये स्टार्ट होते हैं, 1 या 2 इसकी जो होंगे वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, वो कोई और चीज़ होगी। तो ये 3 से स्टार्ट होता है और many thousand तक चले जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो है X और Y, X और Y ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे डिफरेंट और सेम हो सकते हैं, ये X और Y जैसा कि यहाँ पे देखें, C जो है ये X है और ये क्या है, Y है। यहाँ पे भी C6 है, यहाँ पे H2O6 है, तो ये सेम है। तो इसी तरह एक और कंडीशन भी हो सकती है, X और Y कहीं पे बराबर नहीं होते। कैसे, ये यहाँ पे जो X है ये 12 है और ये क्या है, Y है, ये कितने हैं, 11। तो इसका क्या मतलब है, ये सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी अक्रेंस की कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कसरत से पाए जाते हैं और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर पार्ट में मौजूद होते हैं। कैसे, इसकी एग्जांपल से अगर हमें देखें तो हमें ज़्यादा समझ आएगी। जैसा कि सेलुलोज है, सेलुलोज कहाँ पे होती है, कॉटन कपास में, सेल वॉल जितनी भी होती हैं उनमें होती है। और पेपर, ये जो कागज़ है, ये रजिस्टर का जितने भी पेपर हैं वो भी किस चीज़ से बने होते हैं, सेलुलोज से। और स्टार्च, ये जो सीरियल्स जितने भी अनाज होते हैं, गंदम है, चावल है, मकई है, ये किस चीज़ के बने होंगे, स्टार्च के। अगर हम ये चीज़ें खाते हैं तो हमारे जिस्म में क्या आ जाएगा, स्टार्च। और रूट ट्यूबर, ये जो केन शुगर होता है ये होता है सक्रोज। ये किससे हासिल होता है, शुगर केन से। अब शुगर केन और केन शुगर को आपने मिलाना नहीं है। केन शुगर होता है सक्रोज और शुगर केन होता है गन्ना, ये गन्ने से हासिल होता है। और मिल्क शुगर क्या है, ये होता है लैक्टोज। इससे क्या हासिल होता है, ये किससे हासिल होता है, मिल्क से, दूध से। ये दूध से हासिल होता है मिल्क शुगर और मतलब के लैक्टोज। और जो सक्रोज है, केन शुगर है, ये कहाँ से हासिल होता है, शुगर केन से, मतलब के कहाँ से, गन्ने से। उसके बाद इसकी सिंथेसिस है, ये कैसे तैयार किए जाते हैं, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स बाय फोटोसिंथेसिस। सिर्फ और सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो तैयार किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं वो केमिकल रिएक्शंस के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट जब केमिकल रिएक्शंस होंगे तो उन तरीके से क्या मिलेंगे, हमें दूसरे कंपाउंड्स मिल जाएंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सिर्फ फोटोसिंथेसिस से ही हासिल होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की कि इसका काम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चरल रोल है और इसका फंक्शनल रोल होता है। तीसरा, ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो हम अगर बात करें स्ट्रक्चरल रोल की कि ये क्या बनाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट। ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या मतलब होता है, हिस्सा होता है। सेल वॉल जितनी भी होती हैं प्लांट्स की, फंजाई की या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। और दूसरे नंबर पे फंक्शनल रोल इसका क्या होगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जितनी भी एनर्जी हमें मिलती है वो पहले कहाँ से आ रही होती है, कार्बोहाइड्रेट से। तीसरे नंबर पे है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जितने भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसकी फॉर्मेशन में भी कार्बोहाइड्रेट्स का हिस्सा होता है। अब ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या हैं, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो मुख्तलिफ किस्म के, सेम नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के, जो क्या करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज से उनका लिंक होता है, वो क्या करते हैं, कंबाइन टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिल के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब ये जो है हम अगर इनकी एग्जांपल की बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, एक मतलब कि एक कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड है, दूसरा डाइसेक्राइड, ये आपस में मिलें तो ये कॉन्जुगेटेड नहीं होंगे क्योंकि इनकी कैटेगरी सेम है। अगर हम बात करें कॉन्जुगेटेड की तो उसमें एक कार्बोहाइड्रेट होगा, दूसरा क्या होगा, उसमें प्रोटीन आ जाएगी या लिपिड आ जाएगा, तो वो होंगे कॉन्जुगेटेड। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये दूसरी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। ये कार्बोहाइड्रेट और ये लिपिड, इन दोनों की कैटेगरीज मुख्तलिफ हैं, तो ये जब मिलेंगे तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाएंगे।
अब इनका काम क्या होता है? स्ट्रक्चरल रोल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। सेल के बाहर पड़ा हुआ जो मटेरियल होता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। उसके बनाने में किसका काम होता है? इन दोनों का काम होता है। और किसकी? सेल वॉल, एनिमल्स और प्लांट, उसकी एनिमल्स और बैक्टीरिया की। ये जो दोनों होते हैं ये कंपोनेंट्स बनाते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। जो जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो कौन बनाता है? ये दोनों, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का इनमें रोल होता है। तो यहाँ तक ये इसके कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे। कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ क्या है, इसके अलावा जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि वो अगले चैप्टर्स में आपको उससे हेल्प मिलेगी। और फिर क्या करना है, इसके नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।